नमस्कार करता हूं आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मेरा नाम है आदित्य झा। तो देखिए, राजस्थान के दौसा में एक बार फिर बोरवेल हादसा हुआ है। दौसा जिले के कालीखाड़ गांव में 5 साल का आर्यन बोरवेल में फंसा हुआ है, पर यह बच्चा वहां फंसा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। जानकारी के मुताबिक बच्चा खेल रहा था। खेलते वक्त उसका पैर फिसल गया और 150 फीट गहरे गड्ढे में वो गिर गया। मां ने रो रो कर पुलिस को इसकी सूचना दी, ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन की पूरी टीम डटी हुई है ताकि उसे बचाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर खुले बोरवेल में बच्चे कब तक गिरते रहेंगे? बोरवेल को कवर क्यों नहीं किया जाता है? जिम्मेदार एजेंसियां अलर्ट क्यों नहीं रहती हैं? और लापरवाही बरतने वाली पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों इसे छोड़ दिया जाता है? चर्चा आज इसी विषय पर हम करेंगे। तो ये देखिए, 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। आर्यन को निकालने के लिए 150 फीट गड्ढे में आर्यन जो है वो गिर गया है। दूसरी टीम आप देखिए जहां पर कैसे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात है, मौके पर मौजूद है और बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि आर्यन को यहां से निकाल दिया जाए, सकुशल निकाल लिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि आखिर कब तक बोरवेल में बच्चे गिरते रहेंगे? रेस्क्यू टीम्स, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम आती रहेगी और बचाने का प्रयास करेगी। 2 तस्वीर जो दिख रहा है आपको, 2 तस्वीर में आप देखेंगे जैसा हमने आपको दिखाया कि बोरवेल से जो आर्यन गिरा है 150 फीट में, उसे बचाने की कवायद लगातार जारी है। यह भी बातें सामने आ रही है, यह भी जानकारी जरा हम आपको बता दें एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से कि एक अम्ब्रेला नुमा इक्विपमेंट डाला गया था नीचे ताकि बच्चा और नीचे ना धंसे और नीचे ना गिरे। और हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। नवीन भटनागर साहब हैं, रिटायर्ड डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। योगेंद्र कुमार जोशी हैं, रिटायर्ड एडिशनल एसपी हैं आरपीएस। एचएस संचेता जी हैं, टाउन प्लानर हैं, रिटायर्ड हैं। जहीर अहमद सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो सबसे पहले डीआईजी साहब आपके पास आना चाहूंगा। नवीन भटनागर साहब, आप हमारे साथ जुड़े हैं। ये बताइए कि आखिर ये घटनाएं एनडीआरएफ ये क्यों हो रही है, तो मैं बाद में आऊंगा। ये जो अम्ब्रेला इक्विपमेंट डाला गया है, अम्ब्रेला नुमा इक्विपमेंट डाला गया जो विफल रहा, फेल हो गया, वो क्या था डीआईजी साहब? हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए। और कैसे उससे निकाला जा सकता था आर्यन को, और आखिर फेल क्यों हुआ? एक्चुअली क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इन्होंने किया है। काफी दिनों से इसकी डिमांड थी कि बच्चे क्या है, फिसलते हैं मिट्टी में, फिसल के और नीचे चले जाते हैं, फिर और डिफिकल्ट हो जाता है उनका रेस्क्यू ऑपरेशन। तो अब पहले क्या होता था कि कोई दूसरा एक रॉड वगैरह डाल के बच्चे को बीच में रोका जाता था। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने नया एक्सपेरिमेंट किया है ये। और ये जो अम्ब्रेला क्या स्टे है, ये मतलब बच्चा इससे नीचे नहीं जाएगा, ये सीधा बोरवेल में जाता है। और अगर वो बच्चे के नीचे पहुंच जाए और उसके बाद ये बैलून सिस्टम है और उससे खुल जाता है। खुलने के बाद वो वहाँ स्टिक हो जाता है और बच्चा और नीचे फिर नहीं जा पाता। और हमें हाइट का भी पता लग जाता है, कितनी डेप्थ पर बच्चा है। उसी हिसाब से फिर हम खुदाई करके और उस बच्चे को सेफली निकाल सकते हैं। ये उसको स्टे करने के लिए बैलून सिस्टम है ये, और वो उसको डाला गया है। तो लेकिन ये वो पार नहीं हुआ है। अगर ये बच्चे के पार हो जाए, मतलब नीचे निकल जाता साइड से, तो ये हम इसमें सक्सीडेड हो जाते हैं। पर डीआईजी साहब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि अगर वो नीचे से साइड से निकल जाता तो आप उसको खोल सकते थे, वो बैलून नुमा बन जाता। लेकिन बच्चा भी तो बहुत छोटा है, तो आखिर क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो जो बोरेवल है उसका विड्थ उतना नहीं है, इसलिए वो नीचे नहीं गया। जी बिल्कुल। और इसमें एक्चुअली क्या होता है कि अगर साइड में जगह होती है, जैसे बच्चे का हाथ है, पैर है, ये बगल है, यहाँ से हमें जगह मिल जाती है और वो जा सकता है। कंप्यूटराइज्ड से कंट्रोल्ड है इसका सिस्टम पूरा। तो ये एक अच्छा सिस्टम बनाया है, लेकिन यहाँ सक्सीडेड नहीं हुआ है। तो अब कोई बात नहीं, इसमें कोशिश जारी है। लेकिन अगर ये किसी वजह से चला जाता तो ये बच्चे को सेफली वहां रोक सकते थे। हो सकता था अगर वहां बच्चा रुक जाता, धीरे धीरे खींच के बच्चे को ऊपर भी लाने में मदद मिल सकती थी, जो नहीं हुआ। ठीक है जी। योगेंद्र कुमार जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए, रिटायर्ड एसपी हैं। योगेंद्र जी, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा
कि जैसा कि रिया जी साहब ने बताया, नवीन जी ने बताया कि वो जो इक्विपमेंट है वो साइड में डाला जा सकता था, वो एक बैलून का फॉर्म ले लेता और वो नीचे नहीं धंसने देता बच्चे को, जाने देता बच्चे को। अब वो विफल रहा, वो फेल हो गया है। अब क्या दूसरा हमारे पास विकल्प है जिससे आर्यन को निकाला जा सके? यो देखिए इंद्रजीत। देखिए आदित्य जी, उसके अलावा तो और कोई चारा नहीं है। जो प्रोसीजर ही एडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें जो प्रोसीजर एडॉप्ट किया है कि उसको ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, अगर बड़ा बच्चा है तो उसको खाने के लिए भी भेज दिया जाता है। तीसरा, वो डरे नहीं, वो उसके लिए रोशनी का प्रबंध भी किया जाता है। और ये जो अम्ब्रेला सिस्टम है, ये इसलिए फेल हो गया कि वो बच्चा जो जहां पर फंसा हुआ है उसके दाहिने और बाएं जगह नहीं है अंदर जाने की, क्योंकि अम्ब्रेला जाएगा तो जिस तरह से छतरी होती है इस तरह से ही वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद ऊपर से बटन दबाते हैं तो नीचे खुल जाता है। बट योगेंद्र जी, इसमें ये नहीं कर सकते हैं, मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा था, ये नहीं कर सकते हैं इसमें, जैसे अम्ब्रेला तो बिल्कुल डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं, ये एक बड़ा अम्ब्रेला, उसको एकदम मिनी अम्ब्रेला नहीं बनाया जा सकता है? बच्चा भी तो छोटा ही है योगेंद्र जी। नहीं, वो मिनी ही बन के जाता है, बिल्कुल छोटे से छोटा बन के जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर कितनी चौड़ाई है, ऊपर की चौड़ाई का भान हो जाता है, अंदर कितनी चौड़ाई है, आगे कितनी गहराई है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता। जब तक वो अम्ब्रेला जाके टिकेगा नहीं, जब तक उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। अच्छा। और वो अंदर कब खुलेगा, उसके बच्चे के दाहिने बाएं कहां से जगह है, उसका उनको ऊपर पता नहीं चलता। तो वो प्रयास करते हैं उसको भेजने का, लेकिन वो अटक जाता है और उसको फिर वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन जो मुख्य मुद्दा यह है कि 2010 में 6 अगस्त को भी एक संगरूर में इस प्रकार की घटना हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी पूरे भारत देश के लिए, और वो गाइडलाइंस जारी इसलिए की थी कि बार बार इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो कलेक्टर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था, और भूजल विभाग को, क्योंकि अगर कलेक्टर की अनुमति होगी उनको जानकारी होती है, और भूजल विभाग को जरूरी जानकारी होना चाहिए। ये बात भी उसमें 2010 में कही गई थी। लेकिन उन निर्देशों के अनुसार आप ये बताएं कि उसके अंदर जैसे कंक्रीट फैलाएंगे, वैसे आप तारनुमा जाली फैलाएंगे, आप उसको चारों ओर से कॉर्डन ऑफ करेंगे। लेकिन चूंकि ग्रामीण इलाका रहता है, यहां गांव वाले सोचते हैं कि गांव में खेतों में तो बच्चे जाते ही नहीं है, बड़े जाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा, थोड़े पैसों के लिए ये उस पाइपलाइन को बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा। निकालने के बाद न तो उसके अंदर स्टील का ढक्कन लगाते हैं, न उसके अंदर कोई पाइप लगाते हैं, सिर्फ मात्र 200-500 रुपए का खर्चा होता है। लेकिन उसके अलावा जिस ग्रामीण, एक और बात है कि इसमें कानून काम क्यों नहीं कर रहा है? कानून इसलिए काम नहीं कर रहा कि जिसके खेत के अंदर ये बच्चा जाता है, जिसके बोरवेल में जाता है, उसके यहां पहले ही संवेदनाएं रहती हैं, उसके यहां बच्चा फंसा हुआ रहता है। लेकिन एक्शन तो हो सकता है, लेकिन हमारे देश में क्या होता है, कानून अपने आप काम नहीं करता, इसको करवाया जाता है। अब जैसे जिसका बच्चा अंदर चला गया तो उसके खिलाफ मुकदमा कैसे दर्ज करेंगे? पड़ोस का बच्चा किसी चला गया तो उसके खिलाफ कैसे दर्ज करेंगे? लेकिन लापरवाही से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो नया जो आया है बीएनएस, उनके अनुसार 106 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, 5 साल तक की सजा है। नहीं योगेंद्र जी, बहुत आप अहम सवाल उठा रहे हैं। गांव वाले बिल्कुल सही बात है, करते हैं क्योंकि वो दुखी रहते हैं, उस चीज को कर नहीं पाते। करेक्ट बात है, बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं कि आसपास के लोग ही एक दूसरे पर कैसे एक क्वेश्चन मार्क करें। एचएस संचेती साहब हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड टाउन प्लानर हैं। सतीश साहब, एक बात बताइए कि ये जब टाउन प्लानिंग की बात होती है तो देखिए ये घटना ऐसी नहीं है कि पहली बार हुई। 2019 से, जैसा योगेंद्र जी बता रहे थे, लेकर अब तक तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर बोरेवल में बच्चा गिर जाता है और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम सकुशल उसे निकालने के लिए पूरी कवायद स्टार्ट कर देती है। कुछ बच्चे बचते हैं, कुछ बच्चे नहीं बचते हैं। टाउन प्लानिंग की अगर बात हो तो कहां पे वो लूप होल है, कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है कि टाउन प्लानिंग ठीक से नहीं हो पा रही है? संचेती साहब। कि ये जो मुद्दा है ना, ये बहुत ज्यादा टाउन प्लानिंग से रिलेटेड नहीं है, पर टाउन प्लानिंग के साथ साथ एक रीजनल प्लानिंग और होता है, जिसमें कि पूरे रीजन की प्लानिंग होती है कि कहाँ पे किस तरह का जो है, पूरी नॉट ओनली टाउन,
जिसमें विलेज भी आ जाते हैं, खेती बाड़ी भी आ जाती है, टाउन आपके नदी नाले तालाब, तो उसकी एक रीजनल प्लानिंग होती है। जी। तो रीजनल प्लानिंग में ये होता है कि आपका अंडरग्राउंड वाटर का जैसे कोई परमिशन मांगता है तो पानी है नहीं है क्या, सारे एनालिसिस होते हैं, सारे डिपार्टमेंट के होते हैं। अब रही हादसे की बात, तो योगेंद्र जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से 2010 में एक गाइडलाइंस जारी की थी, डिटेल में 10-12 पॉइंट्स उसके हैं। उसमें एक एक पॉइंट को उन्होंने एनालाइज करके बहुत ब्रीफ में बहुत अच्छी तरह से जो है, जो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आवे, और उस कोर्ट के आदेश की गाइडलाइंस को कलेक्टर्स को जो है उनको पाबंद करने के लिए कहा। और जो कंसर्न सेक्रेटरी है जो जी। उस समय के थे, उन्होंने सारे कलेक्टर्स को इसकी कॉपी दी थी। अब कॉपी देना और उसकी जो है कितनी अनुपालना होती वो बिल्कुल इशू अलग है। और संचेती अब साहब, ये कब की बात है जब कलेक्टर ने कॉपी दी थी? किस साल की बात है ये? 2010 में इन्होंने 2010। सेक्रेटरी है ना, ग्राउंड वाटर के थे, उन्होंने सारी गाइडलाइंस जारी कर दी थी, सबको बिल्कुल दिया था। अब रही बात कि आपको कोई भी परमिशन, चाहे गवर्नमेंट एजेंसी हो चाहे कोई भी हो, अब आपको ड्रिलिंग एजेंसी है उसका नाम भी चाहिए, जो करवा रहा है उसका भी नाम साइट पे चाहिए, किस जगह से करवा रहे हैं वो भी आपको डिटेल चाहिए, उसकी लोकेशन कैसी है वो भी आपको चाहिए। अब वो सारी 15 दिन पहले, जब भी बोरिंग होता है तो 15 दिन पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का या जो भी कंसर्न है, पंचायत है तो पंचायत को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, अंडरग्राउंड वाटर है, पीएचईडी है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको बताना बहुत जरूरी है। जरूरी है। परंतु मेरे मेरे ख्याल से जो है ना 99% जो है ये जो है गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती है। उसके बाद आपकी बोरिंग करेंगे तो बोरिंग में भी पूरा गाइडलाइंस दिया हुआ है कि आप बोरिंग जिस जगह पे करेंगे वो उस जगह पे बिल्कुल प्रोटेक्शन चाहिए, आपको बारबेड ऑयल्स, बारबेड वायर चाहिए, आपको प्रोटेक्शन वॉल चाहिए, आपको किस हाइट पे जो है उसका प्लेटफॉर्म चाहिए, ये सारी गाइडलाइंस उसमें दे रखी है। अच्छा, बोरिंग को आपको खुला रखना नहीं है। योगेंद्र जी ने बताया था कि जैसे आपको बिल्कुल केप केप भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल टेम्परेरी केप है, बिल्कुल लोहे का जो है वो सॉलिड केप आपका उस पर जो है वो होना चाहिए। जी। ये सेफ्टी मेजर्स आपके सारे देर के। अच्छा, इवन इसके बाद बोरिंग होने के बाद कभी अबंडन हो जाता है जैसे बोरिंग आपका, जी। तो उसके लिए भी गाइडलाइंस दे रखी है कि आपको सूचित करना पड़ेगा या आपको बताना पड़ेगा कि ये अबंडेंट हो गया, कंसर्न लोकल एजेंसीज को। ठीक है और संचेती साहब, मैं उसको आपके पास आपको आता हूं, मतलब मैं आपके पास एकदम आता हूं। आप बिल्कुल एक श्रृंखला में चीजों को बता रहे हैं, लेकिन देखिए एक सवाल यहां पर यह बनता है। जाहिर अहमद साहब के पास चलते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जहीर साहब, एक बात बताइए कि जैसे संचेती साहब बता रहे हैं कि यहां पर तमाम गाइडलाइंस बने हुए हैं। 2010 में एक आईएएस अफसर ने, एक कलेक्टर ने वहां पर एक गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन 99.9% और 99% ऐसे लोग हैं जो उसको फॉलो नहीं करते हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं जहीर साहब, वाजिब सी बात है, बहुत लोगों से आपका मिलना जुलना होता होगा, लोगों से बातचीत होती होगी। क्यों नहीं लोग फॉलो कर रहे हैं जब देख रहे हैं? अब वही बात है कि जब अपने बच्चे के साथ नहीं हो तब तक समझ में नहीं आएगा, यही बात हो जाती है ना। तो क्यों फॉलो नहीं हो रहा है ये सब? अरे इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है सामाजिक जागरूकता की। सन 2010 से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बहुत बेहतरीन, जो जिला कलेक्टर महोदय हैं या जो लोकल वहाँ की बॉडीज हैं उनको दी हुई थी। अब वो गाइडलाइंस तो आ गई, ठीक है। लेकिन वहां तक पहुंचने में, उस गाइडलाइन को अमूमन ओपन करने में, यानी लोगों तक उस गाइडलाइन को पहुंचाने में सरकार को प्रयत्न करना चाहिए था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सन 2010 में जो गाइडलाइन दे दी, उस गाइडलाइन की आपको पब्लिसिटी करनी है, लोगों में उस गाइडलाइन को पहुंचाना है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म होता है सामाजिक कार्यकर्ता का। सरकार को, जहां तक मेरा मानना है, सरकार को सामाजिक जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे बिठा के सामंजस्य और उन तक ये बात पहुंचा के और उसको एक पब्लिक करना चाहिए, ताकि आम पब्लिक को ये पता चले कि किसी भी बोरवेल, अभी ये जो आर्यन जो लड़का है कालीघाट में जो घटनाएं हुई, आर्यन, उसके पहले भी कई घटनाएं हुई। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद सारी गाइडलाइन बन जाती है, सारे कानून अवेलेबल हैं, उन लोगों तक उनको पहुंचाने के लिए, नहीं, जागरूक करने के लोगों को एक अभियान चलाना चाहिए सरकार को, हर एक फील्ड में। इसमें भी चलाना चाहिए था कि साहब अगर बोरवेल। दूसरी एक और बात है कि जो लोकल बॉडीज है
चाहे जिला कलेक्टर महोदय हों, चाहे मजिस्ट्रेट महोदय हों, चाहे ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम सेवक हों, उन सबको भी एक, जहां कहीं भी इस तरह की बोरवेल का, अगर कोई बोरवेल करवा रहा है तो उसकी क्या नियम्स है, उस नियम्स को पहले फॉलो करवाएं, या कुछ एक ऐसा कोई फार्म बने या कुछ ऐसी कोई प्रक्रिया सरकार बनाए तो उस प्रक्रिया को फॉलो करवाया जाए हर व्यक्ति से। चाहे अगर वो किसानी खेत में अगर बोरवेल लगी हुई है तो वहां का संबंधित पटवारी है या वहां का जो भी व्यक्ति है वो एक उसको देखे, मॉनिटरिंग करें, और उस मॉनिटरिंग के आधार पर, अब इसमें सबसे बड़ी ये घटना हो गई, जिला कलेक्टर और सारा प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन जहां तक मैं देखता हूँ उसमें जागरूकता की ये कमी थी कि शायद उन्होंने वो जो उसके अंदर लोहे के जो पाइप्स हैं जो अंदर जाते हैं उनको उन्होंने निकाल लिया और खुला छोड़ दिया। ठीक है जहीर साहब, आप बने रहे, मैं आता हूं आपके पास। नवीन भटनागर जी के पास चलते हैं। नवीन जी, जहीर साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पब्लिसिटी में कमी आई है। गाइडलाइंस तो बहुत सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इम्प्लीमेंट करने की बात को आगे बढ़ाया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो पब्लिसिटी होती है वो उसमें कमी आई। आपको लगता है ये बात कितनी सही और कितनी गलत? बिल्कुल सही बोला है अहमद साहब ने। एक्चुअली क्या है कि पब्लिसिटी की कमी है, जबकि आपके यहाँ DMI है, डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल, उसको ये काम दिया है। वो गांव गांव में, शहरों में, सब में लोगों को वाइड पब्लिसिटी करेगा, एजुकेट करेगा इस बारे में। उनके पास ये पावर भी है और उनको राज्य सरकार की तरफ से भी फंडिंग होती है। लेकिन अब वो कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर तो मुझे नहीं कहना चाहिए बातें, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है दुख के साथ कि हमारे यहाँ ट्रेडिंग के ऊपर, पब्लिसिटी के ऊपर, जो रियल पब्लिसिटी होनी चाहिए उस पर लोग सीरियस नहीं है, केवल खाना पूर्ति करते हैं। हाँ साहब वहां गए थे, इतने आदमी को ट्रेनिंग दे दिया, एक फॉर्मल एक फार्म भर के रख दिया। तो ये चीजें उसको बतानी है। फर्स्ट एड है, CPR है, आपका ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, बोरवेल में क्या करना है, गवर्नमेंट की क्या आदेश है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश है, ये सब बताना है। अगर आप नहीं बता सकते तो एटलीस्ट गांव के प्रधान है, उनकी ड्यूटी लगा दीजिए। इसके अलावा विलेज डिफेंस में ऐसे ऐसे लोग हैं, चाहे तो आप कुछ फंडिंग उनको दे सकते हैं, जो अनएम्प्लॉयड लड़के या गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, उनके ग्रुप बना के उनको भेजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको पैसा दीजिए, वो लोग करेंगे। इसके अलावा पुलिस की भी ड्यूटी है, जो वहाँ गांव का पुलिस है, जो सरपंच है, जो अपना हेड है उधर, उनकी भी ड्यूटी है कि वो जब भी निकलते हैं उस एरिया में देखें, लोगों से इंफॉर्मेशन लें कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर है तो बताएं, उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन वो तो करते हैं नहीं। नवीन जी, आपको नहीं लगता है कि इस पब्लिसिटी का एक बहुत बड़ा माध्यम सोशल मीडिया हो सकता है? अगर सोशल मीडिया, क्योंकि देखिए सब लोग आज यूट्यूब देख रहे हैं, सब लोग आज इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो क्या रील के द्वारा ये पब्लिसिटी नहीं हो सकती? देखिए बिल्कुल होगी, लेकिन गांव में अभी मैं नहीं समझता कि इतनी जागरूकता, खासतौर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या छिंदवाड़ा या उधर आपके झारखंड, तो ये सब एरिया ऐसे कि वहां अभी बिल्कुल नीचे स्तर पे ये चीजों की एजुकेशन नहीं पहुंची है। वैसे अगर हो जाए ऐसा तो ये तो बहुत बढ़िया सजेशन है आपका, ये होना चाहिए सोशल मीडिया पे भी। लेकिन मुझे इस चीज का दुख होता है कि क्योंकि मैं NDRF से जुड़ा हुआ रहा हूं, तो मुझे मालूम है बिना बात के लिए आदमी की जान जा रही है, जिसको हम रोक सकते हैं, जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वो बिना बात के लिए आदमी की, बच्चे की जान जा रही है, जो हमारे लिए बड़ा दुख का विषय होता है। वैसे आपको बता दें कि NDRF का सक्सेस रेट जो है 80% है। तो अभी जैसा SP साहब ने बताया कि ऑक्सीजन और ये सब चीजें पहुंचा दी गई हैं, तो बच्चों को मॉरल सपोर्ट वगैरह मिलेगा। नहीं तो नवीन जी, इस अगर स्थिति में देखें, आर्यन जो है पिछले 22-23 घंटे से वहां पर फंसा हुआ है, क्या लगता है कब तक निकाला जा सकता है इस बच्चे को? आप तो वहां पर एक DIG लेवल पे रहे हैं, फ्रॉम टिप टू टो आप सब कुछ जान रहे हैं, क्या लग रहा है नवीन जी? मैंने कई ऑपरेशंस को डील किया है, मैं जानता हूँ। MP की जो आपकी राजस्थान की है, MP की ये सब मिट्टी जो है थोड़ी अलग टाइप की है, और अंदर कई बार रॉक्स मिल जाती हैं, जिसके चलते जो है ना ऑपरेशन डिले भी हो सकता है। लेकिन अगर ये बच्चा इतनी स्थिति में है कि ये सर्वाइव कर सकता है, अगर हम पाइप के द्वारा इसको ऑक्सीजन तो दे ही रहे हैं, अगर कोई लिक्विड जैसे ग्लूकोज वगैरह ऐसी चीजें दे, तो इससे थोड़ा उसको और हिम्मत बंधेगी
और इधर हमारी मशीनें लगी हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये जो डिगिंग कर रही है ना, इन मशीनों की लिमिट है। ये बच्चा 150 फीट पे है, 150 फीट तक ये मशीनें नहीं जा सकती, और इसको करने के लिए फिर साइड से एक रास्ता बनाना पड़ेगा, तब जाएगी। हाँ, पैरेलल रास्ता तो अदरवाइज बना भी रहे हैं। हाँ हाँ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बना रही है जी। बना रही है, लेकिन इसके अलावा फिर हम लोग हाथ से भी कर रहे हैं, ये मैनुअली भी किया जा रहा है, लेबर को नीचे लोगों को लगा के, और मैनुअली भी खुदाई की जा रही है। अच्छा, उसके बाद कई बार क्या है, नीचे गीली मिट्टी मिल जाती है, और गीली मिट्टी मिलने से क्या होता है, जितनी खुदाई करते हैं उतना ऊपर से कंक्रीट और ये सब गिरते हैं, तो अपनी लाइफ को बचाते हुए और डिगिंग कर रहा है। 150 फीट कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। 150 फीट बहुत ज़्यादा होता है, कम होता नहीं है। और उसमें फंसा हुआ जो बच्चा है उसको निकालने की कवायद बिल्कुल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो कर रही है। ज़हीर साहब, आपके पास चलना चाहूँगा। आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा, अच्छा मुद्दा उठाया कि पब्लिसिटी की कमी। और आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग बहुत बात कर सकते हैं कि बच्चे को कैसे निकाला जाए, उसके लिए तो एक काम जारी हो ही रहा है और बिल्कुल लगे हुए हैं हमारे तमाम जो ऑफिशियल्स हैं। लेकिन ज़हीर साहब, और क्या लगता है आपको लूप होल है? एक तो पब्लिसिटी की बात हो गई, नंबर पॉइंट 2 आपको जो लगता है जिसमें और अच्छे से काम होना चाहिए ताकि ये घटनाएं नहीं आए सामने। जी जी सर, एक सिस्टम को जो है कि सिस्टम को एक अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उसकी हर एक वक्त पर मॉनिटरिंग करना जरूरी है। और जैसे बोरवेल खुद गया तो उसके पास के गड्ढों का क्या हुआ, क्या भरे गए कि नहीं भरे गए, उनके आसपास क्या कंक्रीट की दीवार बनाई गई या नहीं बनाई गई, उन सब की सरकार को, अपना जो भी लोकल बॉडीज है उसको अपने एक मॉनिटरिंग करनी है। दूसरा, मैं एक और इस पे पब्लिसिटी पे कहूंगा कि एक छोटे छोटे स्लोगन करके बच्चों को ही वो स्लोगन सिखाए जाए, एक रैली के रूप में लोगों को जागरूक किया जाए। सरकार अपनी तरफ से कोई एड ऐसा प्रोवाइड करवाए, सोशल मीडिया पे करवाए, मीडिया पे करवाए, तो और एक स्लोगन लिखे जाए, कहीं कहीं पोस्टर एक लगा दिए जाए, उन पोस्टरों को लोग पढ़े। बच्चों को एक, जहां वो स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको कहा जाए कि कहीं गड्ढा देखे तो उससे दूर रहें, वहां ना जाएं। लोगों को एक चौपाल लगाई जाए, उस चौपाल उनको बिठा के एक छोटे नुक्कड़ नाटक किए जाए। नुक्कड़ नाटक, हाँ, मैं वही बात बोलने वाला था कि नुक्कड़ नाटक भी एक बहुत अहम हो सकता है ग्रामीण इलाके में। हाँ, ग्रामीण इलाकों में नुक्कड़ नाटक किए जाएं, क्योंकि लगातार आप देखेंगे तो किसी साल में 6 बच्चे, मतलब बहुत दुखद घटनाएं होती है, किसी ने 20 बच्चे किसी ईयर्स में जा रहे हैं। तो मेरा जहां तक मानना है कि एक पब्लिसिटी, सामाजिक संगठनों को सरकार या कलेक्टर एक कोई ऐसी मीटिंग ठीक ले, है, और ठीक मीटिंग है, लेने के बाद बिल्कुल उन्हें बिल्कुल बुला ज़हीर के साहब, दिखाए। आपने बिल्कुल एक सही मुद्दा उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हम अपने गेस्ट जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं उनको करना चाहेंगे। ज़हीर साहब हमारे साथ जुड़े, सामाजिक कार्यकर्ता नवीन भटनागर साहब हमारे साथ जुड़े, रिटायर्ड डीआईजी हैं एनडीआरएफ से। बहुत अहम बातों पर उन्होंने चर्चाएं की। योगेंद्र कुमार जोशी रिटायर्ड एसपी हैं आरपीएस से, और एचएस संचेती जी हैं रिटायर्ड टाउन प्लानर, जिनको आपने सुना। तो देखिए, एक बात जो सामने यहाँ पर आई है वो ये ज़रूर सामने आई है कि ये सब घटनाएं आज की नहीं है, एक बार, पहली बार नहीं हो रही है, बहुत बार हो रही है। उस बच्चे को बचाने के लिए, आर्यन को बचाने के लिए एनडीटीवी राजस्थान आपको लगातार तमाम अपडेट्स दे रहा है।